स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स पर। दोस्तों, मैं डॉक्टर इरशाद खाना आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का एक लेटेस्ट जजमेंट बताने वाली हूँ। जिन उन्होंने एक ऐसे आरोपी को जमानत दी है जिसने कि एक लड़की से शादी का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाए थे। वर्तमान में यौन संबंध स्थापित करना या यौन संबंध बनाना एक आम सा प्रचलन हो गया है। लड़का लड़की दोनों शादी से पहले फिजिकल रिलेशनशिप बना लेते हैं और लड़की जो है उसको काफ़ी समय के बाद ये एहसास होता है कि उससे शादी का झूठा वादा करके जो संबंध बनाए जा रहे हैं। जब संबंध बनाए जाते हैं तब दोनों की रजामंदी से ही संबंध बनते हैं, लेकिन वो बाद में लड़के के ऊपर केस लगा देती है और लड़के को आरोपी बना देती है रेप का। ऐसा नहीं है कि सारे मामले झूठे ही होते हैं, बहुत से मामले ऐसे होते हैं जो कि सच होते हैं। सच में लड़कियों के साथ धोखा किया जाता है और झूठा वादा करके उनके साथ यौन संबंध बनाए जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, वैसे ही अगर एक दो मामले झूठे साबित हो जाते हैं तो उससे बाकी पीड़ित महिलाओं के ऊपर भी उसका असर पड़ता है। और वर्तमान में न्यायालय जो है वो भी परिस्थितियों को और सब वजहों को देखते हुए अपने निर्णय को देता है। वो अपने पुराने ढर्रे पर नहीं चल रहा है, अपने पुराने निर्णयों के अनुसरण नहीं करता है, वो न्याय की एक नई मिसालें पेश कर रहा है। आज का वीडियो सब वैसे तो लॉ के सारे स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन एग्ज़ाम वालों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उनसे ये जनरल नॉलेज में भी पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन, और लेटेस्ट जजमेंट या लेटेस्ट जितने भी केसेस हैं वो उनको पता होना चाहिए। तो आज का हमारा जो विषय है वो है झूठे जो आरोप लगा के या शादी का कथित झूठा वादा कर यौन संबंध बनाना और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का आरोपी को जमानत देना। दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करें। आज का मामला जो है वह रहमान बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य का मामला है और इसमें जो उच्च न्यायालय है उसने जमानत दी थी। क्या था ये पूरा मामला, आइए देखते हैं इसको थोड़ा सा विस्तार से। जमानत याचिकाकर्ता यानी कि अब्दुल रहमान पर महिला ने जो पीड़िता है उसने ये आरोप लगाया था कि उस जमानत याचिकाकर्ता ने अपना नाम विक्की शर्मा बताया उस महिला को, जबकि वह मुस्लिम था और उसका असली नाम अब्दुल रहमान था। कथित तौर पर अपनी पहचान छुपाते हुए यहाँ एक शब्द यूज़ हुआ है, कथित तौर पर, और अगर आप हेडिंग देखेंगे तो वहाँ भी मैंने एक शब्द यूज़ किया है, शादी का कथित झूठा वादा कर। तो एक कथित शब्द का मतलब है कि महिला के कथन के अनुसार, महिला के कहे अनुसार जो महिला ने कहा। तो कथित तौर पर अपनी पहचान छुपाते हुए याचिकाकर्ता अब्दुल रहमान उर्फ विक्की शर्मा उसे प्रलोभन देता रहा महिला को, और उसके उज्जवल भविष्य के सपने उसको दिखाता रहा। पीड़िता ने आगे ये भी कहा अपने बयान में कि वह उस लड़के के अब्दुल रहमान के प्रेम जाल में फंस गई। उसने उससे शादी का वादा किया और शादी का झूठा वादा करके इसी का बहाना बनाकर कई बार उसके साथ सहवास किया, रिलेशन बनाए। पीड़ित ने कथित रूप से ये भी कहा कि अब्दुल रहमान को वो 1,20,000 रुपये दिए थे उसने कार खरीदने के लिए। इसके अलावा पीड़िता ने उसे कभी 10, कभी 5, कभी 50,000 ऐसे रुपये भी दिए हैं एक दोस्त के माध्यम से। मतलब तब तक उसको ये पता नहीं था कि ये व्यक्ति मुसलमान है जिसके साथ उसका अफेयर है या जिसके साथ वो शारीरिक संबंध बना रही है। एक दोस्त के माध्यम से याचिकाकर्ता अब्दुल रहमान की असलियत का पता लड़की को चला। पता चलने पर वो दंग रह गई,
क्योंकि ये सही बात है, आप किसी के साथ रह रहे हैं और आपको यही पता नहीं है कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है, और अगर आपको एकदम से कोई आके ये बताएगा कि आप जिसको हिंदू समझ के जिनके साथ रह रहे हैं वो एक मुस्लिम बंदा है, तो यहाँ पर जो जो भी महिला होगी उसका या जो भी व्यक्ति होगा उसका दंग रहना वास्तव में सही है, कि वो एकदम दंग रह जाता है कि ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ। उसको फिर भी ये लगा कि ये संदेह हो सकता है, मतलब कि वो लड़का हो सकता है, दोस्त जो है वो झूठ बोल रहा हो। तो अपने इस संदेह को सत्यापित करने के लिए उसने तलवाड़ा में अब्दुल रहमान के घर का दौरा किया और उसके परिवार के सदस्यों को सब कुछ बताया। परिवार के सदस्यों और अब्दुल रहमान की बहनों ने अब्दुल रहमान के साथ उसकी शादी कराने से इनकार कर दिया और इनकार करने का आधार यह बताया कि वह अनुसूचित जाति की है। अनुसूचित जाति शब्द का मैं यह इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उस लड़की ने अपने बयान में इस शब्द का इस्तेमाल किया है, क्योंकि बहुत से लोग वीडियो देखने के बाद ये कहते हैं कि आप जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हो, तो मैं नहीं करती हूँ अपनी मर्जी से, लेकिन चूंकि वहाँ पर स्पेशली अनुसूचित जाति डाला गया है लड़की की तरफ से, इसलिए मैं उसका जिक्र यहाँ कर रही हूँ। इस बीच जबकि उसके घर वाले अब्दुल रहमान के घर वाले उस लड़की के साथ महिला के साथ मारपीट कर रहे थे, उसी दौरान में अब्दुल रहमान भी वहां पहुंच गया और उसने जो है उसको गंदी गंदी गालियां बकी। उसने उसे कमरे के अंदर खींचकर बेरहमी से पीटा। बड़ी कोशिशों के बाद वो खुद को अब्दुल रहमान के चंगुल से बचा पाई। अब्दुल रहमान ने उसे धमकी दी कि यदि वह उसके घर दोबारा आने की हिम्मत करेगी तो वह उसके ऊपर तेजाब फेंक देगा। इन सारे आरोपों के साथ जो है उसको जेल हो गई और उसने जो है अब्दुल रहमान ने जो उच्च न्यायालय था हिमाचल प्रदेश का, वहाँ पर अपनी जमानत की याचिका लगाई थी और उसकी जमानत हो गई थी। जमानत का आदेश देते वक्त न्यायालय ने क्या कहा वो हम देखते हैं। न्यायालय ने अपने आदेश में ये कहा, मतलब किस आधार पर उसको जमानत मिली। पीड़िता की उम्र 21 वर्ष है, वह 12th पास है। 12th पास करने के बाद वह कोई कोर्स भी कर रही है। शिकायत में याचिकाकर्ता द्वारा उसके परिवार और उसके माता पिता के समक्ष शादी के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने पर पूरी तरह चुप्पी है। इसके बजाय याचिकाकर्ता ने खुद आरोपी के घर का दौरा किया, यानी उसको जैसे ही पता चला तो वो खुद ही वहाँ चली गई देखने कि कौन है और कौन नहीं है। और शादी वाला कोई ऐसा मैटर आया ही नहीं कि लड़की ने उसके घर वालों से शादी का कहा हो या लड़के से कहा हो कि मेरे परिवार से शादी की बात करो। न्यायालय ने इसके आगे ये भी कहा कि जहाँ तक पीड़ित द्वारा कार खरीदने के लिए पैसे देने के आरोपों का संबंध है, तो पीड़िता जो है उस स्रोत को नहीं बता पाई कि वो ये पैसे कहाँ से लाई थी। मतलब इतनी बड़ी राशि 1.5 लाख रुपए की राशि जो है वो लड़की कहाँ से लेकर आई थी, वो पैसों का स्रोत बता नहीं पाई। ये अलग बात है कि लड़की कामकाजी लड़की थी, लेकिन फिर भी वो अपने इतने सारे पैसों का स्रोत नहीं बता पाई। दोनों लड़का लड़की ने जब पहली बार सेक्स किया था तो वो वयस्क हो चुके थे। वे इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में जमानत के लिए लड़के पर पूरा दोष डालना ज्यादती होगा। अगर ये कहें कि लड़के को जमानत ना दी जाए तो ये लड़के के ऊपर ज्यादती होगी, क्योंकि दोनों ने अपनी सहमति से संबंध बनाए थे, दोनों ये बात जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं। याचिकाकर्ता की पहचान छुपाने, पीड़िता को लुभाने के बारे में भी अदालत ने कहा कि इस तथ्य को मुकदमे के दौरान स्थापित करने की आवश्यकता है, यानी कि ये चूंकि अभी वो केवल जमानत दे रहे हैं, केस से उसको बरी नहीं कर रहे हैं, तो आगे जब तक ये केस चलता रहेगा वो इस बात को वहाँ पर सिद्ध करे
कि इस तथ्य को छुपाया था या नहीं छुपाया था। याचिकाकर्ता इन अपुष्ट आरोपों के आधार पर आगे कैद में रखना अन्याय होगा। यानी याचिकाकर्ता को अगर इन आरोपों के आधार बनाकर अगर कैद में रखेंगे तो ये याचिकाकर्ता के ऊपर अन्याय होगा, क्योंकि केस अभी चल रहा है और ये सिद्ध नहीं हो पाया है अभी तक कि उसने सच में अपनी पहचान को छुपाया था या फिर महिला झूठ बोल रही है। अंत में अदालत ने यह भी कहा कि पूरे साक्ष्य का विश्लेषण न तो अभियुक्त को आगे कैद में रखने को सही ठहराता है और न ही किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य को प्राप्त करने वाला है। मामले के गुण दोष जांच के चरण और पहले से चल रही कैद की अवधि पर टिप्पणी किए बिना अदालत ने कहा कि ये जमानत का मामला है और इस पर उसको जमानत मिलनी चाहिए। जमानत देते समय न्यायालय ने कुछ शर्तें भी लगाई थी उस अभियुक्त के ऊपर। क्या शर्तें थी? याचिकाकर्ता अब्दुल रहमान को निर्देशित किया गया कि वह पीड़िता को ना तो घूरेगा, ना ही पीछा करेगा, कोई इशारे नहीं करेगा, उस पर किसी भी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगा, ना उसको कॉल करेगा, ना उससे कोई संपर्क रखेगा, ना उसको कोई मैसेज देगा और ना ही शारीरिक रूप से उसको किसी भी प्रकार से परेशान करेगा। फ़ोन कॉल या किसी अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से भी वो ऐसा नहीं करेगा और न ही पीड़िता के घर के आसपास घूमेगा और न ही याचिकाकर्ता पीड़िता से किसी भी प्रकार से संपर्क करने की कोशिश करेगा। और आगे उन्होंने ये भी शर्त रखी कि अगर याचिकाकर्ता यानी अब्दुल रहमान के पास कोई हथियार है तो वो आज से यानी कि जिस दिन ये जमानत दी जा रही है उस दिन से 30 दिनों के भीतर संबंधित प्राधिकारी को गोला बारूद, आग्नेयास्त्र और शस्त्र लाइसेंस को सौंप देगा। हालांकि भारतीय शस्त्र अधिनियम 1959 के प्रावधानों के अधीन याचिकाकर्ता इस मामले में बरी होने के बाद नवीकरण और इसे वापस लेने का हकदार होगा। यानी इस केस जमानत जैसी होगी उसके 30 दिन के अंतर्गत अगर उसके पास कोई हथियार है तो वो जिसका उसके पास लाइसेंस है तो वो जमा कर देगा संबंधित प्राधिकारी को। और अगर वो इस केस से बरी हो जाता है तो बरी होने के बाद वो अपने उस लाइसेंस वाले अस्त्र को वापस ले सकता है और उसका नवीनीकरण भी करवा सकता है। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो जो है वो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के एक ज़मानत से संबंधित वीडियो था, जिसमें कि झूठा शादी का वादा कर यौन संबंध बनाने वाले व्यक्ति की जमानत दी गई थी। तो अगर किसी लड़के के ऊपर झूठा आरोप लगाया जाता है कि उसने शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाए हैं तो ये उन लोगों के लिए भी ये केस जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप लाइक, कमेंट्स और शेयर करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।